नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाता है। आज के इस वीडियो में एमएचडी 1 का इकाई 4 अर्थात गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली के अंतर्गत इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं बताइए, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है कि गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जून 2012, 2014, 2015 वैसे ही दिसंबर 2014 और 2016 में पूछा गया है। आगे के परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे ही विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार कीजिए, यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही दूसरे चैप्टर्स का वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक दिया गया है। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्यापति के पदावली की विशेषताएं। पदावली रचना के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। उन्होंने जनभाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति जन कवि थे। उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष तथा अनुभूति की क्षमता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। पदावली हिंदी का श्रेष्ठ गीति काव्य है। आप जानते हैं कि विद्यापति मुख्य रूप से 3 रचना के लिए प्रसिद्ध हुए थे: कीर्ति पताका, कीर्तिलता, साथ ही इनका पदावली। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन दोनों को अबहट्ट में लिखा गया था, लेकिन ये जो पदावली इसको मैथिली भाषा अर्थात वहाँ का जो लोक भाषा है उसमें लिखा गया था। ये कहा जाता है कि हिंदी का श्रेष्ठ गीति काव्य है ये। ठीक है, इसमें भावनात्मक गति के साथ साथ काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और आज भी विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इससे जनजीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। बड़ा कवि अनुकरणीय होता है। ठीक है, अर्थात बड़े कवि को देखकर दूसरे कवि भी सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। उससे उनके युग के कवि प्रभावित होते हैं। विद्यापति से भी गोविंददास, हरिदास आदि मैथिली कवि प्रभावित हुए। सूरदास के लीला पदों पर भी विद्यापति के गीतों का प्रभाव स्पष्ट है। यही नहीं, निराला के गीतों पर भी विद्यापति की गीतात्मकता का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि छायावाद के मूर्धन्य कवि थे कौन? निराला जी। तो इनके गीतों में भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। बंगाल का ब्रजबुली, ठीक है, ये ब्रजबुली क्या, जो पुरानी बंगला भाषा है उसको क्या कहते थे? ब्रजबुली। तो बंगाल का ब्रजबुली, असम का वरगीत तथा अंगिया नाट पर विद्यापति के गीतों की स्पष्ट छाप है। यही नहीं, नेपाल के कुछ कवि भी विद्यापति से प्रभावित हुए। हिंदी के विद्वानों के अनुसार गीति काव्य की कुछ विशेषताएं तय होती है। ठीक है, गीति काव्य जिसके लिए ये प्रसिद्ध हुआ, पदावली नहीं, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहला, मुक्तक पद। ठीक है, अर्थात स्वतंत्र पद होने चाहिए, नहीं दोहा टाइप का। वैसे ही उसमें क्या हो? गेयता हो, भावना की तीव्र अभिव्यक्ति हो, साथ ही घटना प्रवाह की त्वरा। ये विशेषताएं हैं। विद्यावली की पदावली में ये सभी विशेषताएं पाई जाती है। हिंदी गीति काव्य के पहले रचनाकार विद्यापति हैं। ठीक है, उनकी पदावली लीला गान की परंपरा में पड़ती है। उनकी पदावली
जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। विद्यापति ने गीति काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्तक शैली में सफलतापूर्वक की। इसमें आए भाव अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। गीति काव्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। ठीक है, तो ये भी विशेषताओं में से एक है क्या कि भावनाओं की अभिव्यक्ति अच्छे से होना चाहिए। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम का सूक्ष्म अंकन हुआ है। संगीतात्मकता और कोमल कांत पदावली के लिए तो विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध है। संगीतात्मकता है, ठीक है, गेयता है, इसको गाया जा सकता है। ठीक है, उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मेल बना हुआ है। विद्यापति पदावली के गेय तत्व और काव्यत्व इस कदर एक दूसरे से घुल मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना ही मुश्किल प्रतीत होता है। भावों की अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता विद्यापति के गीतों की विशेषता है। यह सब तत्व मिलकर विद्यापति पदावली को एक श्रेष्ठ गीति काव्य बनाते हैं। महाकवि विद्यापति के जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष, अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय सही अर्थ में इनकी पदावली ही देती है, जो लोक भाषा मैथिली में लिखी गई है। पदावली की रचनाएं मोटे तौर पर दो तरह की है, एक भक्तिपरक और दूसरी प्रेम परक। भक्तिपरक रचनाओं के आधार पर विद्वानों ने इन्हें शैव, वैष्णव आदि तरह तरह के संप्रदाय में बैठाने का प्रयास किया है। ठीक है, अर्थात भगवान शिव को आराध्य जो अपना मानते हैं उसको क्या कहते हैं, शैव, और भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले को क्या कहा जाता है, वैष्णव। तो लोग अपने अपने मत के अनुसार कोई उन्हें शैव कहते थे, कोई उन्हें वैष्णव कहते थे। ठीक है, श्रृंगारिक रचनाओं में भी इनके फलक काफी विस्तृत हैं। ठीक है, ऐसे विद्यापति को श्रृंगारिक कवि ही कहा जाता है। इन सारी स्थितियों के साथ जो एक विशेषता सभी जगह उपस्थित है वो है इनके रचनाओं की गीतिमयता। विद्वानों की बैठक से लेकर चूल्हे चौके तक, वैसे ही गृहस्थों की मंडली से लेकर साधुओं के समुदाय तक, भक्त पुजारियों से लेकर प्रेमी प्रेमिका के प्रणय तक विद्यापति के गीत प्रसिद्ध, प्रशंसित और मनोहारी हैं। इन गीतों में शब्द और छंद पर कवि की पकड़ बेजोड़ है। इन रचनाओं में जीवन की अनुभूति है। इन गीतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कवि को संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद हैं। राधा कृष्ण संबंधी पद, शिव, विष्णु, गंगा, जानकी, दुर्गा आदि की स्तुति परक पद, नहीं जो उनका स्तुति किया गया है, वैसे ही आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो जो राधा कृष्ण के संबंध में वर्णन है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे। ठीक है, तो रीतिकाल में भी ऐसी ही रचना रची जाती थी। ठीक है, जैसे रति क्रीड़ा अर्थात स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध, वैसे ही नक्सिक वर्णन अर्थात नायिका के आंगिक वर्णन, वैसे ही संयोग वर्णन अर्थात मिलन का वर्णन या फिर विरह वर्णन, तो ये सब वर्णन मिल जाता है। दूसरे भाग में शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अर्थात तो दूसरे प्रकार के जो उनके पद हैं वो भक्ति परक पद हैं। तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान किया है। विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके यहाँ सारे काव्य गीत उन तत्वों से युक्त है जिसके कारण गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठ की तन्मयता भी मौजूद है।
पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतनी ही तन्मयता से खो जाते हैं जितनी रचनाकार की रही होगी। ठीक है, अर्थात सबों को लगता है कि ये तो मेरा अपना ही गीत है और लोग उसे तन्मय होकर गाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्ति परक हो या श्रृंगार परक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सब के सब भावक को लीन करने में सफल है। एक उदाहरण देखते हैं। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है, तब घर में अकेली बैठी युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह कहती है, इसको चित्रित करते समय महाकवि ने जब सखी हे हमर दुखक नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी, अकल्पनीय है। इस गीत में जौन पिपासा, देहलिप्सा और उद्धत कामुकता से आतुर किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की आत्यंतिक पीड़ा सहती प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्विनी की व्यथा व्यक्त हुई है, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृष्टि से एकात्म्य स्थापित कर लेता है, अर्थात अपने आप को उससे जोड़ लेता है। लग रहा है कि ये तो मेरे ही साथ घटित हो रहा है। विद्यापति के गीत एक और लोकगीतों के करीब है तो दूसरी ओर इनमें शास्त्रीयता भी है। विभिन्न स्थानों से विद्यापति की जो पदावलियां हासिल हुई है उसमें संकलित पदों के शीर्ष पर रागों का नाम उल्लेखित है। ठीक है, अर्थात कौन सा गीत किस राग में गाया जाएगा। विद्यापति के पदों के गीतात्मक विशेषता ही है कि असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और ये कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरी संबंधता ही है कि इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद है, जिस कारण वे गीत जनपद की ललाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, जन्म, मरण आदि अवसरों पर गाए जाते हैं और उन अवसरों के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। विद्यापति के लोकगीतों में यहाँ के मनुष्य के राग विराग, संयोग वियोग, सुख दुख, हर्ष विषाद, मिलन विरह, मान समर्पण, लास उल्लास, क्रोध स्नेह रंग और पानी की तरह घुला हुआ है। नहीं, एकदम मिला है, सबसे घुला हुआ है ऐसा लगता है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के बहाने से नायक नायिका के विरह मिलन का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग पक्ष का चित्रण करने में कवि की भावाभिव्यक्ति सहज रूप में व्यक्त हुई है। कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। प्रेम वस्तुतः विरह की आग में तपता है। विद्यापति ने भी विरह के माध्यम से ही गहरी प्रेमानुभूति व्यक्त की है। आंतरिक भागों के चित्रण में कवि बेजोड़ हैं, अर्थात ये जो श्रृंगार का जो दोनों भाव है ना, संयोग और वियोग वर्णन, ठीक है, तो दोनों को ही कवि ने बहुत अच्छे तरह से लिखा है। अब देख लेते हैं विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व। ठीक, अब इस टॉपिक को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में रसराज श्रृंगार की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें मैथिल कोकिल विद्यापति, जो हिंदी काव्य के अभिनव जयदेव माने जाते हैं, प्रधान है। ठीक है, अर्थात मुख्य रूप से विद्यापति श्रृंगारी कवि ही माने जाते हैं। ठीक है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण के उद्दाम श्रृंगार का जैसा वर्णन उन्होंने किया है वैसा संस्कृत में जयदेव के अतिरिक्त किसी अन्य हिंदी या संस्कृत के कवि ने नहीं किया है। ठीक है, अर्थात ये श्रृंगार के बहुत अच्छे कवि थे, श्रृंगार वर्णन के। यही कारण है कि श्रृंगारी कवियों में विद्यापति का प्रमुख स्थान है। राधा कृष्ण के घोर श्रृंगारी रूप का वर्णन करने के कारण ही इनके विषय में कहा जाता है कि विद्यापति के भक्त हृदय का रूप
उनकी वासनामयी कल्पना के वातावरण में छिप जाता है। ठीक है, वासनामयी कल्पना के वातावरण में छिप जाता है भक्ति, है ना। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान इसे श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। विद्यापति दरबारी कवि थे और उनके आश्रयदाता शिव सिंह, ठीक है, राजा शिव सिंह है ना, अन्य नरेशों की तरह श्रृंगारी मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए विद्यापति ने अपने काव्य में यौवन और श्रृंगार की जो मनमोहक रचनाएं की है, यह स्वाभाविक ही है। कवि का अधिकांश जीवन श्रृंगार रस की इसी साधना में समर्पित हुआ। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो भक्ति की ओर उन्मुख हुए। यही उनके भक्ति काव्य का रहस्य है। दुर्गा, गंगा, काली, कृष्ण और शिव से संबद्ध स्तुति इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो श्रृंगारी कवि होते हुए भी भक्त थे। शैव होने के कारण उन्होंने शिव और शक्ति की वंदना में अनेक पद लिखे हैं, जैसे जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। परंतु जिस प्रकार बिहारी आदि काल के कुछ कवियों ने भक्तिभाव और पश्चाताप भावना के कुछ दोहे लिखे हैं, उसी प्रकार विद्यापति के कुछ पद भी भक्ति से ओतप्रोत है। परंतु जिस प्रकार बिहारी को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार विद्यापति को भी भक्त कवि नहीं कहा जा सकता है। अधिक से अधिक वो आंशिक रूप से भक्त कवि कहे जा सकते हैं। सारांश यह है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनके राधा कृष्ण श्रृंगार के देवता हैं, भक्ति के नहीं। इतने पर भी यदि कुछ भी आलोचक विद्यापति के पदों में रहस्यवादी भावना के दर्शन करते हैं, तो उनकी दृष्टि को भ्रांत ही समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे लोगों के संबंध में ठीक ही कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कुछ भी हो, हिंदी साहित्य के लिए ये सौभाग्य और गर्व का विषय है कि उसे विद्यापति जैसा रस सिद्ध कवि प्राप्त हुआ और उसने हिंदी पाठकों को अपनी रसमय वाणी से आप्लावित किया। ठीक है, अब देख लेते हैं विद्यापति की भाषा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक जो ग्रंथ है, नहीं तो उनके भाषा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। नहीं, इस वीडियो में मुख्यतः जो इनका जो पदावली है उसके भाषा के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पिछले वीडियो और ये वीडियो दोनों का ही जो विद्यापति का भाषा वाला टॉपिक है, तो दोनों को एक साथ मिला के लिखा जा सकता है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति संक्रमण काल में पढ़ते हैं। संक्रमण काल में पढ़ते हैं अर्थात विद्यापति जी का जो समय था उस समय लगभग आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्तिकाल तब तक शुरू भी नहीं हुआ था। नहीं तो इस समय में थे वो, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रभाव लगभग समाप्त हो रही थी। आधुनिक आर्य भाषाओं का साहित्यिक उदय हो रहा था। उस समय संस्कृत विद्वानों तक ही सीमित हो गया था। सामान्य लोग संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन जनभाषा में रचित काव्य में वे रुचि लेते थे। ऐसे में विद्यापति ने जनभाषा में ही काव्य रचना करना उचित समझा। विद्यापति कहते हैं कि संस्कृत भाषा बुद्धिमानों को ही भाती है। प्राकृत में रस का मर्म नहीं मिलता। देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं अवहट भाषा में ही काव्य लिखता हूँ। ठीक है, तो अवहट ये भी क्या है, लोक भाषा ही है, नहीं जो अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। लेकिन यहाँ जो पदावली का वर्णन है ये मुख्यतः मैथिली भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, इस कारण उन्होंने पदावली की रचना में लोक भाषा मैथिली में ही की है। मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी। ठीक है, आप जानते हैं
कि मैथिली आज भी बिहार के जो दरभंगा का क्षेत्र है उसमें मैथिली भाषी काफ़ी लोग हैं। तो विद्यापति भी वहीं के थे। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के बाद महाकवि ने मैथिली में ही लिखा और ये रचनाएं हैं उनकी क्या, पदावली, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यापति की भाषा भाव बिंबात्मक और अलंकार विधान की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। नहीं तो ये बिंब होना, बिंबात्मक गुण होना, ठीक है, ये साहित्य की एक विधा है। आप शायद इनको पढ़े होंगे या ऐसे समझ सकते हैं क्या कि मानस पटल पर छवि बन जाना। कोई दृश्य है जो जिसका छवि आपके मन में बन जा रहा है, नहीं सेम टू सेम छवि बन जा रहा है, नहीं तो इस प्रकार की भावना को क्या बोलते हैं, बिंबात्मक दृष्टि है ना, बिंबात्मक भावना। विरह मिलन के पदों में और राधा कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में कवि पूरा बिंब सामने परोस देता है। उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। गगन अब घन मेह दारुन सघन दामिनी छलकाई, कुलीस पातन शबद छंझन पवन खरतर बलगाई। अर्थात तेज वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, कड़क कर वज्रपात हो रहा है और तेज हवा चल रही है। रात्रि की विषमता रोमांचित करने वाली है। इस पूरे परिवेश से प्रिय मिलन की उत्कंठा और भी तीव्र हो जाती है। कवि ने ऐसे बिंबों का ही प्रयोग नहीं किया है बल्कि अलंकारों का भी सार्थक प्रयोग किया है। विद्यापति के गीतों की संप्रेषण शक्ति का असर यह है कि यह गीत श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाते हैं। श्रोता अपने में नहीं रहते, इन गीतों के चित्रणों और दृश्यों के गुलाम हो जाते हैं। बोलचाल के शब्द और जनपद में व्याप्त लोकोक्तियां और मुहावरों को भुनाने की ऐसी अच्छी तरकीब अन्यत्र कम देखने को मिलती है। पदावली में संस्कृत, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, नेपाली, बंग प्रांतीय, ओडिया, असमिया आदि के शब्दों के साथ साथ मगही, भोजपुरी जैसे उपभाषाओं के बड़े साफ और सहज प्रयोग दिखाई देते हैं। इनकी भाषा की विशेषता यह रही है कि समीपवर्ती कई अन्य भाषाओं के रचनाकार इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बंगला, ओडिया, असमिया के तत्कालीन साहित्य में इनके भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। मैथिली से प्रभावित ब्रजबुली है ना, पुरानी बंगला को ब्रजबुली कहते हैं, ठीक है। तो ब्रजबुली भाषा में सैकड़ों वैष्णव पद एवं कविताओं की रचना बंग प्रदेश में हुई। कई बंगाली कवियों ने इस भाषा में काव्य रचना की। अनुकरण का प्रभाव तो ऐसा हुआ कि कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर तक इससे प्रभावित हुए। इस प्रकार लोक भाषा को साहित्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले विद्यापति हिंदी के प्रथम रचनाकार थे। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।